तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 80 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि होंग का 150 मेगाटन वाला हाइड्रोजन बॉम्ब भी फट चुका होता है और सारे लोगों की नज़र स्क्रीन पे ही होती है कि क्या वो बीस्ट मारा गया या फिर नहीं। लेकिन तभी उस बीस्ट की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उस एटॉमिक बॉम्ब से उसे डैमेज पहुंचा होता है और उसके हिसाब से इस अर्थ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे कि वो हर्ट हो सके। अब उसकी ये दहाड़ सुन के सारे लोग वहीं फ्रीज हो जाते हैं और हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। जब वो इस नज़ारे को देखता है तो वो डर के मारे ही मारा जाता है और सारे लोग डर से कांप रहे होते हैं और इसे देखकर किसी को विश्वास नहीं होता है कि वो बीस्ट अभी तक जिंदा है। अब जबकि वो बीस्ट अभी तक जिंदा है तो धरती को अब कोई नहीं बचा सकता है। अब लू फैंग भी इसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इसे देखकर बबाता बोलता है कि अगर यहाँ पे कोई स्टार लेवल 1 का ह्यूमन होता तो वो इस 150 मेगाटन विस्फोट से इजीली मारा जाता। लेकिन ये बीस्ट अपने डिफेंसिव और ऑफेंसिव पावर के लिए ही जाना जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज भी मेटेलिक होती हैं और इसीलिए ये मेटल्स को कंज्यूम करती है अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। अब बबाता भी लू फैंग के इस फीलिंग को समझ रहा होता है क्योंकि उसने भी अपने ग्रह को तबाह होते हुए देखा था, लेकिन बबाता को इससे कोई फर्क भी नहीं था। अब लू फैंग भी बाकी चीज़ों की परवाह न करते हुए अपने फैमिली को कॉल करता है और सबको ग्रेविटी रूम में ही रहने के लिए बोलता है और कहता है कि कोई भी ग्रेविटी रूम से बाहर मत निकलना। अब उसके फैमिली को भी अभी तक ये अंदाज़ा नहीं था कि बाहर हो क्या रहा है। अब लू फैंग फ़ोन कट करके उस आर्कियोलॉजिकल रूम में जाने के लिए निकल जाता है और वो इसी आशा में था कि उसे कोई वेपन को ला सके जिससे कि वो हॉर्न बीस्ट को मार सके। अब लू फैंग उस गहरे समुद्र में उतर जाता है और वो उस पानी को चीरते हुए आर्कियोलॉजिकल 12 की ओर जाने लगता है। अब रास्ते में जितने भी सी क्रिएचर्स आते हैं वो लू फैंग के हाथों से मारे जाते हैं और लू फैंग भी उसे मारते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। अब अभी के दरमियान उसमें बहुत ही गुस्सा भरा होता है और वो उन सारे गुस्से को उन्हीं क्रिएचर्स को मारते हुए निकाल रहा होता है। अब लू फैंग जैसे जैसे पानी में अंदर जा रहा होता है उस पर प्रेशर बढ़ते जा रहा होता है, लेकिन क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन की वजह से लू फैंग पर से प्रेशर हट गया होता है। अब लू फैंग आगे बढ़ते बढ़ते उस आर्कियोलॉजिकल रूम के पास आ जाता है और वहाँ पे जाके उसे एक बहुत बड़ी शिप मिलती है और उसके चारों तरफ कई मलबे पड़े होते हैं और लू फैंग अपने स्पिरिट एनर्जी की मदद से वहाँ की जगह को स्कैन करने लगता है, लेकिन वो शिप बहुत ही बड़ी थी। इसी कारण लू फैंग उसके सिर्फ छोटे से हिस्से को ही स्कैन कर पाता है। अब लू फैंग को बबाता बताता है कि ये एक इंटरस्टेलर फ्लैट स्पेसशिप है और ये एक मदरशिप है। अब इसे सुनकर लू फैंग भी हैरान होता है कि ये एक मदरशिप है। अब बबाता कहता है कि ये मदरशिप लगभग 16,000 मीटर लंबा, 3200 मीटर चौड़ा और 800 मीटर ऊंचा है और इसकी डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब लू फैंग ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और वो पूछता है कि वेपन कहाँ है और यहाँ पे खतरा ही कहाँ पे है। तो बबाता कहता है कि ये आर्कियोलॉजिकल रूम खतरा नहीं है बल्कि इसके अंदर के सीक्रेट कैबिन खतरा है। अब बबाता वहाँ पे सर्च करने लगता है, उस पूरे शिप को स्कैन करने लगता है। अब बबाता की स्कैनिंग टेक्निक लू फैंग से बहुत ज़्यादा अलग होती है और वो फिर उस पूरे शिप को ही स्कैन कर लेता है और वो बताता है कि सारी डिफेंसेस को निकाल दिया गया है और अभी हमें सिर्फ इसके अंदर जाके ही कुछ मिल सकता है। अब लू फैंग उस मदरशिप के अंदर चला जाता है और अब बबाता उसे बाहर का न्यूज़ बताता है और कहता है कि सारे देश के लीडर वॉर गॉड पैलेस में मीटिंग कर रहे हैं और अभी वो लोग सर्वाइवर को बचाने के लिए वहां से ले जाने वाले हैं और ये सब मिलिट्री कंट्रोल करेंगे। अब ये सुनकर लू फैंग के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं क्योंकि अगर मिलिट्री ने सारा कंट्रोल ले लिया तो सारी चीज़ वही लोग कंट्रोल करेंगे। खाना पानी सब चीज़ उन्हीं के हाथों में होगा कि कौन कितना महंगा करना है वही लोग डिसाइड करेंगे। अब लू फैंग जल्दी करता है ताकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को ढूंढ सके। अब थोड़ी देर बाद ही लू फैंग को एक सीक्रेट कैबिन दिखता है और वो वहाँ पे पहुँच जाता है और वो सीक्रेट केबिन 100 मीटर चौड़ा था।
अब उसी के बीच में एक शिप मौजूद होता है जिसे देखकर लू फेंग कहता है कि इसे पाने के लिए सारे लोग मारे गए थे क्या, यहाँ तक कि रिप्रेजेंटेटिव वॉरियर भी इन्हें नहीं ले सके। लेकिन इसे देखने से ये पता चलता है कि इसे आज तक खरोच तक नहीं आई है। लेकिन बबाता जब उसे देखता है तो हंसते हुए कहता है कि ये तो वो चीज़ है, और वो कहता है कि मेरे मास्टर ने एक इंटरस्टेलर फ्लीट को डिस्ट्रॉय किया था, लगता है ये वही है। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें उस शिप का नाम पता चलता है जो कि X-81 मॉडल स्पेसशिप होता है, और ये शिप अपने खतरनाक मिशन के लिए ही जाना जाता था। अब ये सुनकर लू फेंग को एक आशा की किरण दिखती है और बबाता लू फेंग से कहता है कि शायद हम लोग जीत सकते हैं, क्योंकि जो हथियार इस शिप में लगे हुए हैं वो किसी भी स्टार लेवल 7 और 8 को इजीली मार सकते हैं। आखिर किसने सोचा था कि ये मदरशिप इसे खरीद भी सकता है। अब ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है कि ये शिप किसी भी स्टार लेवल 7 या 8 को इजीली मार सकता है। अब लू फेंग ने वर्चुअल स्पेस में बैठकर सालों तक पढ़ाई भी की थी, जिससे कि उसे पता चल गया था कि एक स्टार लेवल 7 का बंदा स्टार लेवल 1 से 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। अब बबाता फिर से कहता है कि मैंने कहा कि हमारे पास जीतने का एक चांस है, अब ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि कोई भी पावरफुल फाइटर खुद को एक ही जगह रखेगा नहीं ताकि हम लोग उस पर आराम से निशाना लगा सके। ऐसा तो कतई नहीं होने वाला है। और यहाँ पे बबाता हंसते हुए कहता है कि इस X-81 की मदद से मुझे कोई और शिप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके इसे और भी ज़्यादा अच्छा बना दूंगा ताकि तुम इससे यूनिवर्स में घूम सको। और यहाँ पे बबाता ये भी बताता है कि ये स्पेसिफिक इट्रियम मेटल्स की बनी हुई है और एक यूनिवर्सल लेवल फाइटर को भी इसे अपने बहुत पावर को यूज करना पड़ेगा ताकि वो इसे तोड़ सके, और एक यूनिवर्सल लेवल का बंदा भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर बबाता लू फेंग से आगे कहता है कि इस शिप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, न जाने अर्थ के कितने लोगों ने इस शिप के लिए कितनी ही जानें गंवाई थी, लेकिन वो इसके दरवाजे को भी नहीं खोल पाए थे। तो लू फेंग बबाता से पूछता है तो फिर हम लोग इसे कैसे अंदर जाएंगे। तो बबाता होंग के भेजे गए डिटेल्स को एनालाइज करते हुए बोलता है कि इस आर्कियोलॉजिकल रूइन की सबसे हार्डेस्ट पार्ट उसमें इंटर होना है और इस डोर को ओपन करना है, और इसका एक रास्ता है जिससे कि उस डोर को उठाकर हमें उसे खोलना होगा, लेकिन इसमें होंग और थंडर गॉड भी फेल हो गए हैं। लेकिन बबाता कहता है कि मैं इस X-81 के कंस्ट्रक्शन डिटेल को जानता हूँ कि ये कैसे बने हुए हैं, और बबाता अपने वर्चुअल स्पेस में उसे एनालाइज करने लगता है और बताता है कि अगर इसे खोलना है तो यहाँ पे एक लेजर रखा हुआ है और इसमें एक लेजर सिस्टम बना हुआ है जो कि स्टार ट्रैवलर 5 और 6 को इजीली मार सकता है, वो भी उनके ब्लैक गॉड आर्मर सूट के साथ। लेकिन होंग और थंडर गॉड इसमें बचने के चांस है। अब लू फेंग बबाता की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है, और जब वो इतने पावरफुल लेजर्स को सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। अब बबाता कहता है कि हम चाहे तो इस लेजर्स को और भी पावरफुल बना सकते हैं अगर इनको एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए और इसे निशाना लगा के शूट किया जाए, तो इससे हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इस यूनिवर्स में ऐसे भी लेजर्स हैं जिनसे सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी सावधान रहना पड़ता है। और बबाता उसको बताता है कि इसे खोलने के लिए तुम्हें इसके डोर को उठाना पड़ेगा, और इसके लिए तुम्हें कम से कम स्टार लेवल 3 और 4 का होना चाहिए। अब ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है और वो ये समझ जाता है कि वो इसे उठा नहीं सकता। लेकिन लू फेंग पूछता है कि क्या फिर हम इसे तोड़ नहीं पाएंगे। तो बबाता कहता है कि इसका डोर येट्रियम मेटल से बना हुआ है, और मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि एक यूनिवर्सल लेवल वाला बंदा भी इसको तोड़ नहीं पाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भी अभी से तोड़ सकते हो। अब लू फेंग के पास एक ही रास्ता था कि वो उस लेजर के पास से आगे जाए और उस दरवाजे को खोले। अब लू फेंग भी रेडी हो जाता है और अपने चारों तरफ क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन को लपेट लेता है और अपने बॉडी को और भी प्रोटेक्टिव बना लेता है, और वो अपने सोरिंग शटल पे चढ़ जाता है और उसके साथ ही अंदर जाने लगता है, और वो अपने फुल्ली स्पीड को यूज
कर रहा होता है। और अभी के लिए लू फेंग के पास एक एक्स टाइप टूल भी होता है। अब लू फेंग जैसे ही अंदर जाता है सारे लेजर्स कैनन एक्टिवेट हो जाते हैं और वो लू फेंग की ओर शूट करने लगते हैं। हालांकि लू फेंग आगे बढ़ रहा होता है लेकिन वो लेजर्स कैनन अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं और वो सिर्फ लू फेंग पे ही निशाना साध रहे होते हैं। अब इसी के बीच अंदर कई सारे लेजर्स लू फेंग की तरफ शूट हो रहे होते हैं और लू फेंग उन्हीं के बीच में से होता हुआ गुजर रहा होता है। लेकिन तभी उनमें से 10 लेजर्स लू फेंग की ओर बढ़ने लगते हैं और वो लेजर्स किसी भी स्टार ट्रेवल लेवल को आराम से मार सकते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या लू फेंग उन लेजर्स से बच पाता है या नहीं, क्या लू फेंग को वो शिप मिलेगा या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।